जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि साइंस का ही हम लोग डिस्कशन देंगे। तो क्वेश्चन ये है कि क्या है कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो 2 कक्ष होते हैं, यानी कि एक हृदय में उसका कितने 2 चेम्बर पाया जाता है। तो 2 चेम्बर कौन कौन से होता है, तो याद रखना है कि इसमें से 2 चेम्बर, ये ऊपर वाला क्या हो गया, आलिंद हो गया इसमें, और एक निलय पाया जाता है। तो यही आलिंद और निलय, यानी कि और कहने का मतलब है इसके जो मतलब जो ब्लड होते हैं, खून होते हैं, अशुद्ध होता है। कौन क्या होता है कि अशुद्ध होता है। अशुद्ध करने का मतलब है कि गंदा खून होता है। और अगर गंदा खून की मात्रा है, इसका मतलब इसके क्या है, खून में CO2 की मात्रा ही रहती है। CO2 की मात्रा रहती, घुली हुई रहती है, उसको ही गंदा खून यानी कि अशुद्ध खून कहा जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 2 चेम्बर होते हैं। जबकि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पीसी कल्चर कहलाता है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पीसी कल्चर कहलाता है। उसी तरह से अगर बात करते हैं आगे के में कितने कौन से जीवों में कितने चेम्बर्स होते हैं उसके हृदय में, तो यहाँ पे तो हमने देख लिया कि मछली में 2 चेम्बर होते हैं। उसी तरह से अगर बात करेंगे सरीसृप यानी कि सांप में, तो सांप में याद रखेगा उसमें कितने चेम्बर्स होते हैं, तो 3 चेम्बर्स होते हैं। तो 3 चेम्बर्स में कौन कौन से होते हैं, तो 2 इसका आलिंद होते हैं, यानी कि एक दाहिना आलिंद और एक मतलब उसका बायां अथी आलिंद। उसी तरह से जबकि एक निलय होता है। तो याद रखना है कि उभयचर यानी कि मेढक हो या और सांप हो, तो दोनों के दोनों क्या होता है, उसके भी 3 चेम्बर हृदय में होते हैं। तो ये रखना है 3 चेम्बर में, ये दाहिना आलिंद बायां आलिंद और ये क्या हो गया कि निलय। तो इस तरह से इसमें 3 चेम्बर देखने को मिलता है। बस ऐसे ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हैं कि सांप क्या खाता है, मछली खाता है, सांप क्या खाता है, मेढक को खाता है। तो इस तरह से वो दोनों में 3-3 चेम्बर पाए जाते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि 4 चेम्बर किस में पाया जाता है, तो 4 चेम्बर याद रखेगा। 4 चेम्बर किस किस में पाया जाता है, तो आपने देखा होगा कि यह मनुष्य का ही हो गया। तो यह मनुष्य में यानी कि वह 4 चेम्बर पाया जाता है। मनुष्य के अलावा याद रखना है कि किसमें, मगरमच्छ में भी 4 चेम्बर पाया जाता है। मगरमच्छ का भी हृदय में 4 चेम्बर पाया जाता है। और इसके अलावा हालांकि वह जलीय जीव है, फिर भी उसमें 4 चेम्बर पाया जाता है। और इसके अलावा जो है, जो उड़ने वाले जो पक्षी वगैरह होते हैं, मतलब तो वह सभी के सभी पक्षी में कैसा होता है, 4 चेम्बर ही होता है। और सभी स्तनधारी जितने सारे जीव वगैरह है उसमें भी 4 चेम्बर देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो केंचुआ होता है, याद रखेगा उसमें कितना, 4 जोड़ी हृदय होता है। केंचुआ कितना होता है, 4 जोड़ी हृदय होता है। और उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे इसका का कॉकरोच का यानी कि तेलचट्टा का, तो उसमें कितना होता है, तो उसमें टोटल कितने होते हैं, तो 13 चेम्बर्स होते हैं। 13 चेम्बर्स में से याद रखिएगा 7 चेम्बर्स इसके क्या होते हैं, यानी कि कक्ष कितना होता है, आलिंद ही होता है। जबकि 6 कितना होता है उसका, तो निलय होता है। तो 7 आलिंद और 6 उसके निलय होते हैं कॉकरोच का, याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कि 4 चेम्बर्स के ऊपर में, जैसे मनुष्य का भी क्या है कि उसका हृदय कितना है, 4 चेम्बर्स का ही बना हुआ है। तो 4 चेम्बर्स में से ये अब देख लेते हैं। तो इसमें से ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है कि उसका आलिंद कहते हैं। जबकि नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, तो निलय कहलाता है। तो ऊपर वाला आलिंद हो गया, नीचे वाला निलय हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आलिंद को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है। तो ये ऊपर वाला हो गया, ये वाला तो दाहिना आलिंद हो गया, और ये बाया मतलब आलिंद हो गया। उसी तरह से निलय को भी 2 भागों में बांटा गया है। ये दाहिना निलय हो गया और ये बाया निलय हो गया। और इसमें से अब आपको याद रखना होगा, इस तरह से जब ये मतलब हृदय बना, तो याद रखना है इसके जो दाहिने साइड में दाहिना आलिंद हो या फिर दाहिना निलय हो, तो याद रखना है किसका, दाहिने आलिंद हो या फिर दाहिना निलय हो। इसमें अशुद्ध खून होता है। अशुद्ध कहने का मतलब है इसमें गंदा खून होता है। यानी कि गंदा मतलब क्या है कि उसमें खून में CO2 की मात्रा घुली हुई रहती है, जिसके कारण मतलब CO2 की मात्रा घुली रहती है, यानी कि बिना फिल्टर हुआ मतलब इसमें खून देखने को मिलता है आदमी को। जैसे ही अब यह खून शुद्ध हो जाता है, यानी कि उसमें O2 की मात्रा घुली हुई रहती है, उसमें CO2 नहीं रहती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन रहती है। तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, तो उसको शुद्ध खून कहा जाता है। आपको ये चीज़ आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वाला हो गया है में, तो ये हृदय ही एक तरह का मान लीजिए आकृति में। तो ये ऊपर वाला आलिंद हो गया और नीचे वाला निलय हो गया। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ से मतलब जो खून होती है गंदा क्यों होती है, क्योंकि ये क्या हो गया हमारा, याद रखिएगा क्या हो गया कि शरीर हो गया। ये इधर शरीर हो गया और इधर से मतलब मान लीजिए क्या हो गया, फेफड़ा हो गया, फेफड़ा। तो यानी कि फेफड़ा यानी कि लंग्स हो गया। तो ये देखिए शरीर से जितनी सारी गंदा खून रहती है, तो वह सीधे सबसे पहले किस में आती है, तो यह दाहिना आलिंद में आती है। दाहिना आलिंद में आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे ट्राइकास्पेड बल्ब होता है। ट्राइकास्पेड बल्ब के द्वारा क्या होती है, दाहिना निलय में आती है। और दाहिना निलय में आने के पश्चात में क्या होता है कि ये चला जाता है किसमें, तो फेफड़ा में चला जाता है। और यह फेफड़ा में जाने के पश्चात में क्या होता है कि शुद्ध होता है, इसमें CO2 मात्रा वो बाहर की चली जाती है, जो सांस के द्वारा बाहर आ जाता है वहां से, और उसमें सिर्फ और सिर्फ
ऑक्सीजन की मात्रा यानी कि O2 खून में मिल जाता है। और मिलने के पश्चात वह कहाँ पे आती है, तो याद रखना है कि वह मिलने के पश्चात यहाँ पे दाहिना मतलब बायां आलिंद में आया, और बायां आलिंद में आने के पश्चात यहाँ पे बाइकास्पेट बल्ब के द्वारा क्या हो जाती है, ये बायां निलय में आ जाती है। और बायां निलय में आने के पश्चात में क्या होता है कि 120 के साथ में, याद रखना है कितना, 120 के साथ में हार्ट क्या होता है कि पंपिंग करता है, तो यह पूरे शरीर में चला जाता है और शरीर अंगों को क्या होती है कि साफ खून यानी कि उसमें ऑक्सीजन युक्त खून उसको मिल जाता है। तो ये आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन याद रखना होगा। और याद रखिएगा 120 ये कहाँ पे हुआ आपको, तो याद रखने के माया निलय में 120 हो गया था। 80 कहाँ पे देखने को आती है, तो जब शरीर से खून दाहिना आलिंद में आता है तो ये 80 के यहाँ पे पंपिंग के स्पीड में यहाँ पे आती है, और जबकि जाती है तो 120। इसीलिए बायां आलिंद का जो होती है, बायां आलिंद की दीवारें क्या होती है कि मोटी होती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ इसको पंप करना होता है, 120 के साथ करना पड़ता है। जबकि 120/80 को क्या कहा जाता है, बीपी कहा जाता है। याद रखिएगा, तो 120/80 ये रहा 120/80। तो जिसको 120 वाला को क्या कहा जाता है, तो सिस्टोलिक कहा जाता है, और जबकि 80 वाला को क्या कहा जाता है, तो डायस्टोलिक कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ और इससे हृदय से जुड़ी हुई बात है, जैसे कि मतलब हमेशा आपको एग्जाम में पूछता है कि धमनी और सीरा, तो जो शुद्ध खून होता है यानी कि ऑक्सीजन युक्त उसमें खून होता है, तो याद रखिएगा किस में होता है, तो धमनी में होता है। तो धमनी में हमेशा जो भी मिलेगा उसमें शुद्ध खून रहता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रहता है, ऑक्सीजन युक्त रहता है। और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे बायां निलय में ये जो हो गया है, और बायां एथियालिद में, तो यहाँ पे आपको ये दोनों खून, ये खून देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आपको मतलब इसमें जुड़ जाएगा, इसमें क्या जुटेगा आपको, फुसफुस धमनी कहे, जैसे ही कहेगा कि फुसफुस धमनी, याद रखिएगा क्या बोला जाएगा आपको कि फुसफुस धमनी। तो फुसफुस धमनी में क्या हो गया आपको याद रखिएगा, फिर इंग्लिश में पल्मोनरी धमनी। तो पल्मोनरी धमनी कहेगा, इसका मतलब समझिएगा अब उसमें शुद्ध नहीं जबकि गंदा खून हो गया, यानी कि अशुद्ध हो गया, यानी कि उसमें CO2 की मात्रा घुली हुई रहेगी। तो इस तरह से वह फुसफुस धमनी या पल्मोनरी धमनी कहेगा, तो वो घुला हो रहता है। उसी तरह से अगर आपको हमने बोला था कि सीरा क्या रहता है, तो सीरा, तो सीरा में क्या होता है, इसमें हम बोला था आपको कि अशुद्ध खून रहती है, यानी कि उसमें CO2 की मात्रा घुली हुई रहती है। तो जैसे इसमें कहेगा फुसफुस सीरा या पल्मोनरी सीरा, उसका मतलब आप समझिएगा कि इसमें क्या है कि शुद्ध खून है, शुद्ध खून है, यानी शुद्ध खून का मतलब क्या है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई है। तो ये हो जाता है आपको कुछ इससे कुछ जुड़ा हुआ मेन पॉइंट, जहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हृदय में इसका। तो हृदय में यहाँ पे जो 4 चेम्बर, तो यहीं पे आपको अब यहाँ से समझना होगा कि किस तरह से कितना पंप करता है, तो उसमें हमने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट आएगा हृदय से जुड़ी हुई, तो हम आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अधातुओं के, याद रखिएगा, किसी भी धातु के अगाध वर्धनीयता का गुण किसके कारण होता है, तो उसके पत्थर बनाने में आसानी होती है। तो जितने भी धातु होते हैं, आघात वर्धनीयता कहने का मतलब है, इसको आप आघात करके क्या कर सकते हैं, यानी कि उस पर घात करके मतलब बल लगा कर क्या है उसके चादरें बना सकते हैं, जिसके कारण ही क्या है कि आज देखिए इतने सारे मतलब चादरें वगैरह बन जाते हैं, कोई भी आकार में ढाला जा सकता है। तो वही उस धातु का क्या कहलाते हैं, अघात वर्धनीय गुण पाई जाती है। धातुओं में और भी बहुत सारा गुण अगर बात करेंगे तो पाया जाता है, जैसे कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। और धातुएं याद रखिएगा, सभी धातुएं क्या होती है कि कठोर होती है। हमने क्या बोला आपको कि सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन एक अपवाद में भी है। अब अपवाद में कौन सा है, तो पारा धातु जो है वह धातु होते हुए भी क्या है, एक द्रव के रूप में देखने को मिलता है। उसी तरह से अब बात करते हैं कि सभी धातुएं क्या होती है, तो विद्युत धनात्मक होती है। विद्युत धनात्मक कहने का मतलब क्या है कि वह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसी तरह से सभी धातुओं के 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखिएगा 12वीं कक्षा में 1 और 2 और 3। तो ये क्या होता है कि 12वीं कक्षा की पहचान है कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये यानी कि याद रखिए, जब एक है तो इसका मतलब यह एक इलेक्ट्रॉन को देता है, तो इस पर एक आयन का निर्माण होता है। किस तरह से, जैसे सोडियम आयन, सोडियम यानी कि इसमें 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो याद रहता है, यानी कि यह आयन का निर्माण करता है, वह भी कैसा, तो धनात्मक आयन का निर्माण करता है। तो यही धातुओं की पहचान है कि उसमें धन आयन निर्माण होता है। उसी तरह से ये 2 हो गया, तो मैग्नीशियम जिस तरह से होता है वह 2 को यथी करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और 12वीं कक्षा में 3, 12वीं कक्षा में यानी कि एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 12वीं कक्षा
में होते हैं तो वह क्या करता है कि 3 इलेक्ट्रॉन को मतलब एथी करता है, त्याग करता है, तो 3 को इस तरह से प्लस प्लस उसके मतलब ऊपर दे दिया जाता है, यानी कि धन आयन का निर्माण करती है। ये कुछ धातुओं की इंपॉर्टेंस है जो पहचान है। अब बात कर लेते हैं और भी इससे जुड़ी हुई, जैसे कि धातुओं के क्या होते हैं कि ऑक्साइड क्या होती है, क्षारीय होती है। हमने क्या बोला, धातुओं के ऑक्साइड कैसा होता है कि क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, याद रखना है। जबकि क्रोमियम के ऑक्साइड एक अपवाद में है, क्रोमियम के ऑक्साइड क्या होती है कि अम्लीय होती है। और याद रखना है, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड क्या होती है कि अम्लीय होते हैं। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि और यानी कि 3 बार हो गया, यानी कि याद रखिएगा। से अधातु, से ऑक्साइड, से अम्लीय। तो अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं कि अम्लीय होते हैं, जबकि धातुओं के ऑक्साइड कैसा होता है तो क्षारीय होता है। हमने आपको ये बता दिया। इसके अलावा बात करते हैं धातुओं के क्या होता है कि गलनांक बिंदु काफ़ी ज़्यादा ऊंचे होता है, यानी कि वह जल्दी धातु गलता नहीं है। किस तरह से देखते हैं कि लोहा, चांदी वगैरह ये सब मतलब हो गया, जल्दी गलता नहीं है। और एक चीज़ है, धातुओं में क्या होती है कि तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि उसको तान करके क्या होता है लंबा, मतलब उसमें तार हम बना सकते हैं। जब सबसे अच्छा अगर वो देखा जाए तो इसमें किसमें पाया जाता है तो सोना में। सोना में क्या कहा जाता है, सबसे ज़्यादा मतलब तन्यता का गुण पाया जाता है। इसको बहुत बारीक से बारीक, यानी कि एक मतलब केस के यानी कि बाल के समान भी हम उसको खींच करके तार बना लेते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो हमने सोना होता है दूसरी में। और याद रखना है सभी धातुएं क्या होती है, विद्युत का सुचालक होती है। क्या होती है, विद्युत का सुचालक होती है। सबसे अच्छा अगर सुचालक के रूप में जाना जाए तो क्या होती है तो चांदी होती है। क्या कौन सी होती है तो चांदी होती है। हालांकि यह चांदी अब इतनी महंगी है, इसका कौन सा तार बनाएगा, जान ही रहे हैं कि अगर तार बनेगा तो फिर चोर वगैरह इसको लोग काट करता है, ऐसे ही बेच देंगे, इसलिए चांदी। और उससे कम किसकी होती है तो याद रखना है कि तांबा का होता है, तांबा का होता है। और तांबा के बाद किसका होता है तो एल्युमिनियम का होता है। और एल्युमिनियम से भी खराब किसका होता है तो लोहा का लोहा होता है। तो ये होते हैं विद्युत की इसमें सुचालक। तो सबसे अच्छा सुचालक चांदी हो गया, उससे कम किसमें तांबा हो गया। हालांकि तांबा चूंकि सस्ता वगैरह है तो इसलिए तांबा का तार हम लोग यूज करते हैं अच्छा से। और उससे भी सस्ता अगर लेते हैं तो आपको एल्युमिनियम का तार मिल जाता है। और अगर उससे भी अगर आप खराब ने यूज किया, छोटा मोटा आपने घरों में बल्ब वगैरह जलाए होंगे तो देखा होगा कि जिस तरह से जो मतलब कुछ कुछ लकड़ी वगैरह से कुछ बांधे जाते हैं, ढट्ठा वगैरह वो सब चीज़, तो पतला एक तार होता है लोहा का, तो उसमें भी थोड़ा सा करंट अगर आप प्रवाहित कीजिएगा तो आ जाएगा। हालांकि उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होती है। हालांकि जिसमें मतलब विद्युत धारा का ज़्यादा प्रवाह हो रहा है, यानी कि तेजी से हो रहा है, इसका मतलब समझ जाइए ये कि उसमें अधातु मतलब उसमें क्या है कि प्रतिरोध कम होता है, कम है। उसी तरह से हमने आपको क्या बोला कि लोहा, लोहा वाला में याद रखिएगा, लोहा में क्या होती है बहुत कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी इसका मतलब क्या है, इसमें प्रतिरोध की मात्रा उच्च है। तो प्रतिरोध ही उस तार के गुण को डिसाइड कर देता है कि उसमें अगर प्रतिरोध कम है तो इसका मतलब उसमें विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी, और अगर प्रतिरोध ज़्यादा है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कम होगा। ये है आपको इससे कुछ जुड़ी हुई बातें आपको हमने आपको बता दिया। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं और भी चीज़ में तो धातुओं को याद रखेगा, तो लगभग धातुओं की संख्या पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, जबकि अधातु उससे क्या है ये कम है। उसके पास का एक होता है उपधातु होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं और भी कुछ इसके धातुओं के वगैरह में बारे में। तो देखिएगा एक चीज़ याद रखिएगा आप, जो धातुएं जो होती है तो सबसे हल्की धातु की अगर बात करेंगे तो कौन सा है धातु में तो लिथियम है। कौन सा है सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन सा है तो ओस्मियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम हो गया, सबसे हल्का धातु लिथियम हो गया। लेकिन सबसे हल्का तत्व की बात करेगा, तत्व में कौन सा है तो तत्व में आपको याद रखना होगा कि हाइड्रोजन जो है तत्व है, क्या है कि सबसे हल्की मात्रा हल्का है, क्योंकि इसके परमाणु संख्या 1 होती है और भार भी कितना होता है 1 ही होता है। यानी कि भार कहने का मतलब है एटॉमिक मास, यानी कि उसका द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो ये उसका भार होता है। इसमें यानी कि न्यूट्रॉन नहीं होता है, याद रखिएगा। 1 है, इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक नंबर यानी कि क्रमांक संख्या, प्रोटॉन बराबर 1 हो गया, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन बराबर 1 हो गया है, न्यूट्रॉन इसमें 0 हो जाता है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है तो भार को मतलब संख्या में से घटा देते हैं तो क्या हो जाता है कि उसका ये निकल जाता है। तो ये 1 - 1 बराबर क्या हो गया 0। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें न्यूट्रॉन संख्या नहीं पाई जाती है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी होगी। सबसे हल्की अगर तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन हो गया, और सबसे हल्का धातु पूछेगा तो लिथियम हो गया, जिसकी परमाणु संख्या 3 होती है। और सबसे भारी कौन सा होता है तो ओस्मियम आपको होता है।
चलिए, जबकि एक होती है क्या कहलाती है कि उसका मतलब सब प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाना, यानी कि वह जो धातुएं क्रियाशील नहीं होती है, यानी कि अभिक्रिया नहीं करती है, बहुत कम मात्रा में करती है, जिसके कारण उसका मूल गुण समा रहता है, उसे क्या कहता है, तो वही याद रखेगा सोना। सोना कैसा है, मतलब यह एक ऐसा मुक्त मतलब अवस्था में मिलता है, यानी कि जब भी मिलेगा तो शुद्ध रूप में ही मिलता है। इसमें ये चीज़ याद रखना है, वह जल्दी खराब नहीं होता है। और याद रखिएगा सोना का अगर अयस्क की बात कर लेंगे तो इसका सिल्वेनाइट और काल्वेराइट इसका अयस्क होता है। AuTe2 ये इसका फॉर्मूला होता है अयस्क का। अब बात कर लेते हैं सोना उत्पादन में कौन सा देश आगे है, तो चाइना 1 नंबर पे है। और जबकि भारत में बात करेंगे तो कौन सा है, तो कर्नाटक है। कर्नाटक में कौन सा पहले था, आपने देखा हुआ था KGF, यानी KGF जो मूवी आया हुआ था, आपने उसमें देखा K से कोलार और G से गोल्ड, यानी कि सोना, और मतलब KGF ये कोलार गोल्ड फील्ड, यानी कि यही फैक्ट्री था जहाँ से सोना निकलता था। तो ये आपको यहाँ से भी कुछ याद करके रखना है कि सोना उत्पादन में चाइना 1 नंबर पे है और भारत में कौन सा है, कर्नाटक है। कर्नाटक में सोना भी होता है, चंदन के लकड़ी भी होता है, सूरजमुखी का पौधा भी होता है, याद रखना है। ये कर्नाटक में इस तरह से कुछ संपन्न है। अब बात कर लेते हैं और भी, जैसे में कि धातु में अगर बात कर लेंगे हम लोग, तो लोहा का निष्कर्षण किससे होता है, तो हेमेटाइट से होता है। अब बात करते हैं हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है लोहा में, तो Fe2O3 ये उसका हेमेटाइट का सूत्र हो गया। उसी तरह से मैग्नेटाइट की बात करेंगे तो मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4। यहाँ अंतर देखिए क्या है कि हमने बोला हेमेटाइट में 2 लोहा हो गया और ऑक्सीजन 3 हो गया, जबकि मैग्नेटाइट में लोहा 3 है जबकि ऑक्सीजन 4 है। तो ये आपको हो गया। इसके अलावा मतलब सीडेराइट भी होता है इसका लोहा का अयस्क। सीडेराइट का मतलब हो गया कि FeCO3 ये सीडेराइट हो गया। इसके अलावा लिमोनाइट भी होता है और काल्कोपाइराइट्स भी होता है। काल्कोपाइराइट्स कहने का मतलब है कि CuFeS2 ये हो गया काल्कोपाइराइट्स। लेकिन काल्को नहीं बोल करके अगर कह देगा आपको चाल्कोपाइराइट्स, तो चाल्कोपाइराइट्स का मतलब ये हो गया इसमें कि कॉपर का यह अयस्क हो गया। लेकिन जब तक काल्कोपाइराइट्स बोलेगा क से, तो आपको याद रखना क्योंकि इसमें लोहा है इसलिए लोहा का अयस्क हो जाता है। और याद रखिएगा हमने क्या बोला, एक वहाँ पे सोना में एक ही चीज़ देखिएगा, यहाँ पे झूठा सोना भी होता है, यहाँ पर इसी फार्मूला में आपको मिल गया FeS2 इसको क्या कहा जाता है कि झूठा सोना कहा जाता है, इसको नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर उसमें सोना में क्या होती है, सोना हालांकि इतना ज़्यादा मतलब उसमें कठोरता का उसमें गुण नहीं पाया जाता। इसमें कठोर बनाने के लिए सोना में क्या किया जाता है आदमी कि थोड़ा सा एथी मिला दिया जाता है, थोड़ा सा उसमें कॉपर मिला लेते हैं यानी कि तांबा, ताकि कठोर बन सके और जिस डिज़ाइन का हम ढालना चाहेंगे आभूषण ढला जाएगा। तो याद रखिएगा ये सोना में इसमें थोड़ा सा मात्रा में कॉपर मिला देते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है कि रोल्ड, ये मतलब ये उस तरह से बन गया ये इस तरह से। और अगर हम क्या करेंगे सोना ना यूज करके अगर हम कॉपर और एल्युमिनियम यूज कर लेते हैं, क्या करते हैं कि कॉपर और एल्युमिनियम यूज कर लेते हैं, तो इसको रोल्ड गोल्ड कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सोना के जैसा ही चमकने वाला अगर कोई धातु है तो वह लोग महिलाएं जो पहनती है तो वह रोल गोल्ड है, यानी कि वह कॉपर और एल्युमिनियम का ही मिश्रण है, मतलब उसमें यौगिक बना हुआ है। और जबकि सिर्फ झूठा सोना आपको कहेगा तो झूठा सोना में आप याद रख सकते हैं कि वही मतलब FeS2 यानी कि आयरन मतलब पायराइट जिसको कहा जाता है ये होता है FeS2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन की परमाणुओं में कितने कक्षाएं होती है, तो 4 कक्षाएं होती है, यानी कि 4 सेल होते हैं, यानी कि चौथा सेल में मतलब सेल में ये लोग का अंतिम होता है। अब बात कर लेते हैं ये कैसे होता है यहाँ पे। तो याद रखिएगा पहला कक्षा में कितनी होती है, तो 2 होती है, जबकि दूसरी कक्षाएं में कितनी होती है, तो 8 होती है। तीसरी कक्षा में भी कितनी होती है, तो 8 ही होती है। और चौथी कक्षा में कितनी होती है, तो 18 होता है। और 5वीं कक्षा में भी कितना होता है, तो 18 होता है। छठा कितनी होती है, तो 32 होती है। और 7वां में क्या है, एक अधूरा है, यानी कि लगभग 32 प्लस मतलब 32 से भी कम, यानी कि उसको अधूरा कहा जाता है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि 2 8 8 यानी कि 2 बार 8 और उसके बाद फिर 18 18 2 बार 18 और यहाँ पे 32 और 32 यानी कि 7वां नंबर 32, मतलब इसको अधूरा आप कहिएगा, याद रखिएगा इस तरह से। अब बात कर लेते हैं कि इसके में से ये कैसे हो गया। तो याद रखिएगा जर्मेनियम 31 होता है, क्या होता है, जर्मेनियम
यूरेनियम 31 हो गया, उसी तरह से आर्सेनिक 33 हो गया, सेलेनियम 34 हो गया और ब्रोमीन कैसा हो गया, इसको 35 हो गया। तो इसका एटमिक नंबर यानी कि मास होता है। अब ब्रोमीन 35 होती है। अब देख ही लेते हैं कि आखिर ये चौथी कक्षा कैसे हो गए। तो हमने बोला कि आपको पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में भी 8 और चौथी कक्षा में कितना हो गया 18। तो इस तरह से आप जोड़ लीजिए। तो 8 2 10 8 18 और 18 18 36। जबकि हमने कितना बोला आपको, ब्रोमीन 35 और जबकि क्रिप्टन जो 36 होती है, क्रिप्टन यह 36 होती है। तो आपने देख लिया कि यहाँ की जस्ट 36 से पहले यानी कि यहाँ पे हम लोग कितना मिल गया 10 8 18 18 18 36। तो ये ब्रोमीन 35, जबकि हमारा ब्रोमीन कितना है तो 35 है। तो यहाँ पे ये आप 17 ही मान लीजिए, क्योंकि 18 से नहीं, क्योंकि ब्रोमीन हमारा लास्ट कितना रखा है तो 35 तक ले। तो इस तरह से क्या हो गया यहाँ 35, जबकि हमको मतलब चौथी कक्षा में अधिक से अधिक कहाँ तक आ सकता है तो 36 तक आ सकता है। तो इस तरह से ये कितना है कि चौथी कक्षा में ये सब देखने को मिलता है। उसी तरह से ब्रोमीन याद रखिएगा अधातु में भी होते हुए भी क्या है, यह अपवाद है। याद रखना है अधातु में भी यह अपवाद है। ये भी कैसा अवस्था में रहता है तो द्रव के रूप में ही रहता है, यानी कि लिक्विड के रूप में रहता है ब्रोमीन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि परमाणु के भीतर में होते हैं न्यूट्रॉन तथा प्लस प्रोटॉन को आरोपित बल कैसा कहलाता है बल, तो याद रखना है कि वह नाभिकीय बल कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके परमाणु के ऊपर में। तो आप देखिएगा ये क्या है कि आपको ये एक परमाणु है, ठीक है, और परमाणु के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसके ये बीच वाला में क्या है, एक तरह का नाभिक है, और इस नाभिक में क्या रहता है तो नाभिक में आपको याद रखना है कि प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो यही नाभिकीय बल से एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, और इसमें से जो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, इसी को क्या कहा जाता है, परमाणु का भार कहा जाता है, और परमाणु भार कहते हैं यानी कि एटॉमिक मास कहा जाता है। और इसको क्या होती है कि नाभिक को हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स अक्सर एग्जाम में पूछता है कि न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या पाया जाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस नाभिक के ऊपर आवेश कैसा होता है। तो इस पे धनात्मक आवेश होता है यानी कि पॉजिटिव। आखिर ये पॉजिटिव इस पे आवेश आया कैसे है, तो अब आपको इसमें हम बता देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटॉन प से प्रोटॉन और प से ही पॉजिटिव आप याद रख सकते हैं, या फिर प्रोटॉन को पी से ही लिखते हैं तो इस तरह से पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है तो धनात्मक आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे क्या होता है कि कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि यह उदासीन होता है। तो जब दोनों को जोगफल हम ले लिए प्लस है और उसके बाद में जीरो को, तो इस तरह से आपको क्या मिला कि प्लस ही मिला। तो इस तरह से यह नाभिक पर कैसा आवेश होता है तो धनात्मक आवेश होता है। और नाभिक में कौन कौन से रहते हैं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या कि नाभिक का आकार कितना होता है। तो याद रखना है कि आपको नाभिक का आकार कितना होता है, तो यहाँ पे ये नाभिक का आकार कितना होता है तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। 10⁻⁻15 मीटर होता है नाभिक का आकार। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि पूरा परमाणु का आकार कितना होता है। तो ये हो गया परमाणु का आकार। तो इस परमाणु का आकार होता है -10⁻10 मीटर होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। यानी कि 10⁻10 मीटर को हम लोग क्या कहते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। और तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है कि एंगस्ट्रॉम ही होता है। ए के ऊपर अगर हम शून्य दे देंगे मतलब उसके ऊपर में, तो यह एंगस्ट्रॉम हो जाता है। तो इस तरह से परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर हो गया, और जबकि नाभिक का आकार यानी कि न्यूक्लियस का याद रखिएगा 10⁻15 हो गया। यानी कि यहाँ जो -15 जो है, इस बात का संकेत माइनस में जो भी रहता है ऊपर में, याद रखिएगा वो बड़ा डिजिट क्या होता है, सबसे छोटी संख्या को, छोटी चीज़ों को वह सूचित करता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको हमने बताया इसके ऊपर। अब उसी तरह से बात कर लेते हैं कि प्रोटॉन के खोजकर्ता में कौन है। तो याद रखिएगा प्रोटॉन के खोजकर्ता में कौन है तो गोल्डस्टीन है, जबकि न्यूट्रॉन को चैडविक है। उसी तरह से मतलब इलेक्ट्रॉन का कौन है तो इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन है। प्रोटॉन पर क्या होती है धनात्मक आवेश होती है, और जबकि न्यूट्रॉन पर यह उदासीन है होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होती है। अब बात कर इससे थोड़ा सा और जोड़ लेते हैं हम लोग, तो परमाणु से जुड़ा हुआ में, तो हमने यहाँ पे आपको बताया ये परमाणु का नाभिक हो गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर रहते हैं, और जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इसमें चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं इसके सेलों में। अब यहाँ पे जो चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं तो कैसा चक्कर लगाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाती रहती है। अब इसमें से कुछ आपको याद रखना होगा कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है तो इसीलिए वह इलेक्ट्रॉन का होती है कि मतलब दूसरे से जब संयोग करती है परमाणु से, तो यहाँ पर तो याद रखेगा तो अभी इस इलेक्ट्रॉन ही इस कक्षा से इस कक्षा इससे इसमें चला जाता है और उसमें से इसमें चला
आता है, तो यानी कि यह गतिशील ही है, इसके कारण ही होता है। जबकि परमाणु संख्या हम लोग कहते हैं तो परमाणु संख्या को कहा जाता है कि प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। और अगर बात और दूसरा एक शॉर्टकट में बोल दिया जाता है कि न्यूट्रॉन की संख्या को भी इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी परमाणु संख्या कहा जाता है। हालांकि यह कब तक ले, जब तक ले वह कोई दूसरा से संयोग नहीं कर रहा है, उसके बातों का कक्षा पर इग्नोर करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है कि अगर किसी को एक दे दिया तो इसमें तो घट गया, तो इसका परमाणु संख्या घट जाएगा, लेकिन किसी भी तत्व का याद रखेगा परमाणु संख्या घटता नहीं है। यानी कि उसमें मतलब क्या होता है कि प्रोटॉन जस के तस रहता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन कहाँ पे नाभिक में बंधे हुए हैं। कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही उसमें भाग लेते हैं, प्रोटॉन। और याद रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन कभी भी नाभिक में ही बंधे होते हैं। कौन सा बल से? तो नाभिकीय बल के द्वारा ही बंधे हुए रहते हैं। तो चलिए, इससे कुछ जुड़ा हुआ बातें था, हमने आपको लगभग जितना हो सके हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमोनियम जो है कि क्लोराइड का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। तो अब याद रखिएगा यहाँ पे कि हाँ, तो याद रखिए अमोनियम जलीय विलयन कितना हो गया? 7 से कम हो गया। 7 से अगर कम है इसका मतलब क्या है? यह मतलब अम्लीय है। अब बात कर लेते हैं अम्लीय, क्षारीयता और उदासीन के बारे में। तो ये एक स्केल होता है, ठीक है। स्केल पर कितना तक ले पारा हुआ रहता है? तो एक, इसमें से 1 और 2 और 3 4 इस तरह से करके यहाँ पर कितना होता है? 7 होता है। उसी तरह से 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। इस टोटल कहाँ तक जाता है? तो 14 तक जाता है। तो पीएच स्केल की खोज किसने किया हुआ था? तो सोरेनसन ने। याद रखिएगा, पीएच स्केल का खोज किसने किया? सोरेनसन ने किया हुआ था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पीएच स्केल के ऊपर जो होती है 7। हमने क्या बोला कि 7, तो 7 याद रखिएगा, किसी भी विलयन का अगर पीएच मान 7 आएगा तो वह क्या होता है कि उदासीन होता है। जैसे कि जल हो गया, साधारण जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, यानी कि शुद्ध जल का तो 7 होता है। 7 हो गया, इसका मतलब क्या है? उदासीन होगा। उदासीन कहने का मतलब उसमें कोई तरह का स्वाद का अनुभव, हमें अनुभूति नहीं होगा। हाँ, बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसका जो मतलब बाएं की तरफ आतेगा, 7 से कम आता है इधर बाएं की तरफ में, तो अम्लीयता का गुण क्या होता है कि बढ़ता है। उसी तरह से यहाँ पे हम 7 से अधिक की तरफ जाते हैं, यानी कि दाहिने तरफ में, तो क्षारीयता का गुण अधिक बाएं मतलब बढ़ते ही जाता है। तो याद रखना है कि 7 से अगर कम हो गया, 7 से अगर एक भी पॉइंट कम हो गया, यानी कि अगर इसको हम कह सकते हैं कि 6.9, इसका मतलब यह सीधे क्या है? अम्लीय है। 0.1 में भी अगर अंतर देखने को मिल गया तो आपको याद रखेगा वो अम्लीयता में आ जाता है। तो इस तरह से मतलब दाहिने से बाएं की ओर अगर आते हैं हम लोग तो क्या होती है आपको कि अम्लीयता का गुण बढ़ता है। उसी तरह से क्षारीयता वाला में 7 से 14 की तरफ में जाते हैं तो क्षारीयता का गुण बढ़ता है। अब इसमें से थोड़ा आपको यहाँ पे डिजिट रख के आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक 6 है और एक क्या है आपको हमने बता दिया 2, तो इनमें से सबसे ज़्यादा पीएच मान किसका है? तो याद रखिएगा, अब ये नहीं कि इसका डिजिट बड़ा है तो आप ये मार दीजिएगा कि इसका पीएच मान ज़्यादा है तो ये ज़्यादा अम्लीय है 6 वाला, और जबकि 2 वाला कम है तो नहीं, इसका जो छोटा डिजिट होगा अम्लीय में वही ज़्यादा अम्लीय होता है। यानी कि जो 2 वाला है वो सबसे अधिक उसका होता है। यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको कहा जाता है, इसका पीएच मान 1 से 2 तक जाता है। तो याद रखेंगे सबसे एसिड मतलब अम्लीय किस में पाया गया? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में देखने को मिलता है। और उसी तरह से अगर 6 हमने बोल दिया है आपको, तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। तो यही आपको याद रखना है कि 7 से यानी कि छोटा सा डिजिट जो होगा अम्लीयता में वो सबसे ज़्यादा उसमें अम्लीयता का गुण होगा। और जबकि क्षारीय में अगर बात करेंगे तो यह हो गया, याद रखिएगा 7.4 किसका हो गया? खून का होता है। उसी तरह से यहाँ पे अगर 8.4 किसका होता है? तो समुद्र के नमक पानी का होता है। तो 7.4 से ज़्यादा क्षारीयता का गुण किस में है? तो 8.4 वाला में, क्योंकि यानी समुद्र के पानी वाला में, नमक में। ये चीज़ आपको याद रखना होगा यहाँ पर, क्योंकि क्षार में यहाँ बड़ा डिजिट ज़्यादा क्षारीयता को दर्शा देता है। उसी तरह से अगर हम कुछ पीएच मान के वैल्यू की अगर बात करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं, हमने अभी देखा आपको HCl के बारे में। तो HCl का कितना होता है पीएच मान? मतलब उसका 1 से 2 जाता है। उसी तरह से नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो 2.2 होता है, जबकि 2.4 मतलब किसका होता है? तो शराब का होता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं अम्लीयता में, तो और अगर मतलब 6 किसका होता है? तो मूत्र का होता है। उसी तरह से 6 मतलब 4 किसका होता है? तो 6.4 दूध
का पीएच मान होता है। और उसके अलावा अगर लार का पीएच मान कितना होता है तो 6.5 लार का होता है। और 7.7 किसका होता है तो शुद्ध जल का यानी कि उदासीन हो गया। उसी तरह से 7.4 किसका होता है तो खून का होता है यानी कि ब्लड का होता है। और 8.4 किसका होता है तो समुद्र जल का होता है। ये उसका पीएच मान होता है। और अगर इसमें से आपको कुछ याद रखना होगा तो यही चीज़ कि आप उसके अथी में उसका सूत्र होता है, याद रखिएगा, ये होता है कि पीएच स्केल, पीएच बराबर क्या होता है कि लॉग LOG, इसको लॉग H इस तरह से आयन देकर इसको क्या किया जाता है कि -1 लगाया जाता है। यानी कि पीएच बराबर होता है कि 1/log H आयन प्लस। और जो भी धातुएं होती है मतलब इसमें जो पीएच जो ही अम्लीय होते हैं वह जल में घुलकर क्या करते हैं वह H आयन देते हैं। कैसा देता है तो H आयन देते हैं। उसी तरह से क्षारीय जो होते हैं वह जल में घुल करके क्या करते हैं तो हमें याद रखिएगा OH आयन देते हैं, OH-, यानी कि ये OH आयन प्रदान करते हैं। उसी तरह से अगर बात करते हैं अम्लीय क्या कहते हैं, अम्ल क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है कि लाल कर देता है। और उसी तरह से क्षार क्या कहता है कि वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है तो नीला कर देता है। याद रखना, ये कैसा कर देता है तो नीला कर देता है। जबकि सभी अम्लीय में मतलब हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहता है, जबकि क्षारीय में क्या होता है कि OH मतलब उसमें उपस्थित रहता है। उसी तरह से अगर बात करते हैं तो लिटमस पे हमने आपको बता ही दिया। अब बात कर लेते हैं कुछ अम्लीय में। तो अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षारीय क्या होता है उसमें कड़वे महसूस होते हैं। और याद रखना है कि उसमें से एक एसिटिक एसिड हमने जो घरों में यूज करते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड जिसको कहा जाता है यानी कि C2H5COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, याद रखिएगा। तो इससे क्या होता है हम लोग अचार बनाते समय उसमें आप कृत्रिम रूप से ये सब आ गया है लिक्विड डाल देते हैं तो ज़्यादा खट्टा का हमें महसूस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एस्क्लेरेनकाइमा उत्तक, क्या कह रहा है कि एस्क्लेरेनकाइमा जो उत्तक होते हैं वो पौधा को कठोर बनाते हैं, साथ ही साथ दृढ़ करने का मतलब है कि वह मजबूत बनाता है। तो यही होता है कि पौधा को कठोर और मजबूत बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि एस्क्लेरेनकाइमा उत्तक कैसा है तो याद रखिएगा यह निर्जीव है। यह कैसा है, यह निर्जीव उत्तक है। अब बात करते हैं एक और चीज़ का, याद रखिएगा एक कोलेनकाइमा भी होता है। कोलेनकाइमा क्या कहता है कि पौधा का, और जबकि कोलेनकाइमा कैसा है तो सजीव है। कोलेनकाइमा कैसा है तो वह सजीव है। और साथ ही साथ पौधा को क्या कहता है कि वह मतलब तो इसके जड़ और तना में पाया जाता है। तो उसके क्या करता है कि उसके अपने ही भार को टूटने से क्या होता है उसको रोकता है, यानी कि वहाँ पर थोड़ा मजबूती उसको प्रदान करता है कि ताकि वह टूटे नहीं। साथ ही साथ क्या होती है बाहरी आघात वगैरह से भी उसको क्या करता है कि बचाने का कार्य करता है। कौन सा, कोलेनकाइमा। जबकि कोलेनकाइमा सजीव हो गया, जबकि एस्क्लेरेनकाइमा कैसा हो गया, निर्जीव हो गया। बात कर लेते हैं कि पौधा का इसमें, तो ये हमने बताया। उसी तरह से अगर पौधा में जो होता है कि छोटा पौधा को, बौना पौधा को लंबा करने का कार्य कौन करता है तो याद रखना है कि आपको जो होता है जिबरेलिन्स होता है उसमें हार्मोन, वह बौना पौधा को लंबा करता है। और जबकि ट्राउमैटिन हार्मोन, याद रखिएगा हमने क्या बोला कि ट्राउमैटिन हार्मोन, तो ट्राउमैटिन हार्मोन क्या कहता है कि पौधा को घाव को भरने का कार्य करता है। ट्राउमैटिन हार्मोन पौधा को क्या करता है कि घाव को भरने का कार्य करता है। उसी तरह से फ्लोरेजिन्स जो हार्मोन्स होते हैं, फ्लोरेजिन्स हार्मोन क्या करता है कि पौधा को फूलों को खिलाने का कार्य करता है। साथ ही साथ क्या करता है कि वह फूल को बड़ा भी करता है, फ्लोरेजिन्स हार्मोन। उसके अलावा याद रखिएगा ऑक्सिन्स हार्मोन्स क्या होते हैं कि वो खरपतवारों को नाश करता है। साथ ही साथ क्या करता है कि पौधा को गिरने से बचाता है। और क्या करता है कि पौधा को वृद्धि को कंट्रोल करता है, यानी कि काफ़ी तेजी से बढ़ता है उसको कंट्रोल करने का ऑक्सिन्स हार्मोन कार्य करता है। उसी तरह से फल पर ही क्या होता है, यानी कि पौधा पर ही क्या होता है कि फल पक जाता है। कच्चा फल आपने देखा होगा कि आम क्या है कि उस पर मतलब छोड़ देते हैं हम लोग तो वह पक जाता है। तो पकने के लिए अगर प्राकृतिक रूप से पेड़ पर ही पक गया तो याद रखिए किसके कारण होता है तो एथिलीन के कारण होता है, यानी कि C2H4। ये एथिलीन हार्मोन्स के कारण पकता है। और ये एक ऐसा हार्मोन है जो मुक्त अवस्था में प्रकृति में देखने को मिलता है। बाकी सभी हार्मोन्स तो आपने देखा होगा कि मानव के शरीर में ही मिलता है। जबकि उसी पर अगर हम कच्चा फल को, आम को तोड़ के हम लोग कार्बाइड में पकाते हैं तो पक जाता है। तो उसमें कौन सा गैस प्रयोग होता है तो एसिटिलीन गैस का, यानी कि C2H2, ये होता है एसिटिलीन गैस का सूत्र। तो यानी कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ एसिटिलीन गैस का याद रखिएगा कहाँ पे प्रयोग होता है तो गैस के वेल्डिंग में भी प्रयोग होता है। तो ये एसिटिलीन
एसिटिलीन यानी कि किसका ग्रुप है, तो एल्काइन ग्रुप का है। एल्काइन कहने का मतलब है कि CnH2n -2 यानी कि जो होते हैं ये एल्काइंस वाला में यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का दुगना में से 2 घट जाता है, वही एल्काइंस होते हैं। और इसमें ट्रिपल बंधन पाए जाते हैं। एल्काइंस में कैसा बंधन पाया जाता है, तो ट्रिपल बंधन पाया जाता है, आपको याद रखना। और अगर संकरण की बात करेंगे तो इसमें sp संकरण पाया जाता है। आपको याद रखना है कि कैसा संकरण, तो sp संकरण पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा अन्य और कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि एल्केन, एल्किन और एल्काइन। तो एल्केन का याद रखेगा सूत्र होता है कि Cn होता है CnH2n+2 यानी कि हाइड्रोजन की संख्या व कार्बन की संख्या का दुगना से 2 अधिक हो जाता है। और इसमें संकरण की बात करेंगे तो इसमें sp3 संकरण पाया जाता है। और हीरा में भी sp3 संकरण देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और ये कैसा है हाइड्रोकार्बन में, तो एल्केन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर पे तो एल्कीन का, तो याद रखिएगा एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। इसमें हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ कार्बन की संख्या का दुगना ही होकर रह जाता है और इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। और संकरण की बात करेंगे तो याद रखिएगा इसमें sp2 संकरण पाया जाता है। और ग्रेफाइट में भी sp2 संकरण देखने को मिलता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और तीसरा हमने आपको बता ही दिया कि एल्काइन का होता है, इसमें क्या होता है कि 2 यानी कि माइनस उसमें से घट जाता है। और इसके अलावा ये तो केमिस्ट्री से हमने जोड़ के आपको बता दिया। अब फिर से वापस चलते हैं बायोलॉजी के तरफ में, जो था पौधा से जुड़ा हुआ। और एक एब्सिसिक एसिड होता है जो कि पौधा को वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है, यानी कि वो पौधा को बढ़ने ही नहीं देता है। वो चाहता है कि पौधा क्या हो जाए कि बौना हो जाए, ठीक है। और एक साइटोकाइनिन होता है, तो याद रखिएगा सेल डिवीजन के यानी कि पौधा को विकास में साइटोकाइनिन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो सहायक होते हैं। तो इस तरह से आपको कुछ जो हार्मोन्स है जो पौधा में आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। हालांकि उसमें से कुछ मोदक से पौधा से जुड़े हुआ और कुछ मुख्य छोटी सी बातें आपको बता देते हैं कि ये जो पौधा होता है तो उसके जड़ों में क्या क्या पाया जाता है, तो ये जाइलम पाया जाता है जो जमीन से क्या लाता है आपको खनिज और जल को अवशोषित करता है। किस विधि द्वारा, तो याद रखिएगा परासरण विधि द्वारा इसको करता है, यानी कि ऑस्मोसिस विधि से यह लेता है जल को, ठीक है। उसी तरह से बना हुआ भोज पदार्थ जो होता है यानी कि फ्लोएम के द्वारा सभी अंगों तक पहुँचाया जाता है। और सभी अंगों के पास पहुँचने के पश्चात वो किस रूप में पहुँचता है, तो याद रखिएगा लिक्विड के रूप में रहता है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो ग्लूकोज को उसने निर्माण किया था प्रकाश संश्लेषण के पश्चात, तो लिक्विड के रूप में कैसे गया, जबकि ग्लूकोज क्या है कि वह एक गैस है। तो नहीं, ये गैस के रूप में नहीं बल्कि लिक्विड के रूप में ही आपको याद रखना होगा। जबकि मतलब ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6 होता है, C6H12O6 होता है। तो यही आपका ग्लूकोज का सूत्र हो गया। तो इसे लिक्विड के रूप में लेके जाता है। हालांकि अब बात करते हैं जबकि वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करता है जब पौधा को, याद रखिएगा CO2 यानी कि याद रख सकते हैं एक तरह से कि पौधा का भोजन क्या है, तो पौधा का भोजन कार्बन डाइऑक्साइड है। और यह किस विधि द्वारा ले लेता है, तो विसरण विधि द्वारा ले लेता है। तो यह विसरण द्वारा ले रहा था, जबकि जमीन से जल किस विधि ले रहा था, तो परासरण विधि द्वारा यानी कि ऑस्मोसिस विधि द्वारा ले रहा था। और जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो याद रखिएगा प्रकाश के ऊर्जा को 1 से 2% ही ऊर्जा को अपना यूज कर पाता है, याद रखिएगा। और दोनों ऑप्शन में से अगर 1% मिलेगा तो आप उसको सही लगा सकते हैं। जबकि प्रकाश जब संश्लेषण करता है तो याद रखिएगा अगर प्रकाशित वाला भाग में यानी सूर्य का जब प्रकाश उससे पड़ता है तो वह किस भाग में करता है, तो ग्रीना भाग में। किस में करता है, तो ग्रीना भाग में करता है। जबकि अप्रकाशित भाग जो संश्लेषण करता है तो याद रखिएगा वह स्ट्रोमा में करता है। किस में करता है, तो स्ट्रोमा भाग वाला में, अप्रकाशित भाग वाला में प्रकाश को संश्लेषण करता है। जबकि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। जबकि आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सा जरूरी है, तो याद रखिएगा कि ये सूर्य का प्रकाश हमें चाहिए ही चाहिए उसको। और साथ ही साथ क्या होता है उसका पत्ती में क्या चाहिए कि क्लोरोफिल की चाहिए ही चाहिए, तब जाके वह प्रकाश संश्लेषण करेगा। और वायुमंडल से उसको भोजन के रूप में क्या चाहिए, तो यहाँ पे CO2 चाहिए यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और जमीन से उसको क्या चाहिए, तो उसको जल ही चाहिए, यहाँ पे उसको जल चाहिए। तो इस तरह से ये प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं कि ये चीज रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण हो पाएगी। और याद रखना है जरूरी नहीं कि सारे प्रकाश संश्लेषण पत्ती के द्वारा भी होती है, कुछ मतलब उसका टहनियों के द्वारा भी होता है यानी कि डाली से। क्योंकि आप देखते होंगे कि जैसे गुलाब का पौधा हो गया तो उसको क्या जाता है, उसको डाली को आप तोड़ लेते हैं, उसमें एक भी पत्ता आपको ना दिखाई देता है, उसको तोड़ के जमीन में आप लगा देते हैं तो उससे वो क्या करता है,
क्योंकि उसका हरा रंग होता है, उससे वह मतलब अपना प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना लेता है। और कुछ समय के पश्चात देखिएगा कि वह डाली क्या हो गया, उसमें धीरे धीरे उसमें मतलब पत्ता आना शुरू हो गया, यानी कि वह जीवित था, तभी तो जीवित था तो उसमें प्रकाश संश्लेषण किया और करके वह क्या है, अब एक पेड़ का रूप ले लेता है। तो ये आपको कुछ याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि पत्ते के साथ ही प्रकाश संश्लेषण करे, बल्कि वह अपना मतलब कुछ कुछ मतलब जो टहनियाँ जो होती है उसके यानी कि तना, उससे भी वह प्रकाश संश्लेषण अपना कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक में जो कि है भ्रूण से अवशिष्टों से बाहर निकलता है और भ्रूण को पोषण करता है। उसी तरह से चूंकि बच्चा का जो मतलब जो शिशु होता है जब वह मतलब यूट्रस में, याद रखना है कहाँ पे, यूट्रस में आके मतलब बैठा रहता है, तो उस तरह उसको भोजन कहाँ से मिलता है, तो ये प्लेसेंटा ऊतक से ही वहाँ पे गर्भनाल से आकर उसको मिलता रहता है उसको भोजन के रूप में। और याद रखना है कि जैसे जबकि मतलब ये उसका निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होते रहता है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए आपको याद रखना है कि उसका जो है फ्लोपियन वह ट्यूब में होता है। कहाँ पे होता है, तो आपको याद रखना है कि फ्लोपियन ट्यूब में उसका फर्टिलाइजेशन होता रहता है। और यहाँ पर ये हो गया यूट्रस वाला क्षेत्र में, तो यूट्रस में उसका पालन पोषण होता है, यहीं पे उसको भोजन की आवश्यकता होती है। जबकि ओवरी यहाँ पे रहता है, ठीक है, तो ओवरी मतलब यहाँ पे रहता है और ये जैसे एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, चलने के पश्चात यहाँ से ओवरी जैसे स्पर्म एक मतलब ऐसे तो लाखों करोड़ों के रूप में जाते हैं स्पर्म, उसमें से एक ओवरी से बन के फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन होने के पश्चात वह यूट्रस में आ जाता है और यूट्रस में आने के पश्चात अपना उसका पालन पोषण होता है। और उस याद रखेगा उसको चिपचिपा के रूप में बनाए रखता है। जब उसके मतलब शिशु का जब जन्म होता है तो जन्म होने के समय क्या होता है कि उसका थोड़ा आसानी से मतलब वो उसका जन्म हो सके, तो याद रखिएगा वह चिपचिपा एक मतलब द्रव के रूप में रहता है। तो वह कौन सा आता है, रिलैक्सिन हार्मोन। हमने क्या बोला आपको, रिलैक्सिन हार्मोन कब स्रावित होता है, खासतौर से वो बच्चे के शिशु के जन्म के समय होता है, जबकि बच्चे को अंदर सेफ्टी के रूप में यानी कि उसको क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। याद रखना है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं बच्चे को जब अंदर रहता है मतलब, तो उसमें क्या आता है, उसको सुरक्षा देने का कार्य करता है। और इसके अलावा जो एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, तो एस्ट्रोजन हार्मोन को फीमेल हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन को फीमेल हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स आने लगते हैं तो क्या होता है कि एक मतलब जो छोटे से बच्ची होती है 12 से 14 साल, उसके बाद धीरे धीरे युवा अवस्था में आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके मतलब जैसे कि मतलब कुछ कुछ लक्षण वगैरह दिखने लगते हैं, जैसे कि स्तन ग्रंथियां में उसमें वृद्धि होती है, उसके बाद में उसकी आवाज़ भी थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा सुरीली होने लगती है और चेहरा पर भी उसका आपने देखा होगा थी होते हुए। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन को याद रखिएगा फीमेल्स हार्मोन्स कहा जाता है। और उसको मतलब सेक्सुअल यानी कि कामुकता की तरफ आकर्षित में ये मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन ही होते हैं। और अगर बात करते हैं मेल्स हार्मोन्स में कौन आते हैं, तो याद रखना है कि टेस्टेरोन हार्मोन जो तो होते हैं उन्हें हम लोग मेल्स हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि पुरुषों में विकास वगैरह के अगर देखेंगे तो टेस्टेरोन हार्मोन ही है। कहाँ पे बनते हैं, तो टेस्टिस में बनता है। अब बात कर लेते हैं, जब यही टेस्टेरोन हार्मोन जब निकलना शुरू होता है तो देखिएगा पुरुषों का क्या होता है कि उसकी आवाज़ क्या हो जाती है कि भारी होना शुरू हो जाता है। और भारी होने के साथ में क्या होता है उसको मतलब उसको थोड़ा सा मोच आना भी शुरू हो जाता है। और ये उसका क्या होता है कि शरीर थोड़ा सा गठीला बनने लगता है। तो ये टेस्टेरोन हार्मोन्स का ही एक संकेत जब आता है तो ये इस तरह से होता है, जो कि युवाओं के लेकर यानी कि पुरुषों में देखने को मिलता है। और इस तरह से आप याद रखें, जबकि एक मतलब ट्यूब में तो यानी कि मतलब ट्यूबेक्टोमी यानी कि जो होती है मादा का नसबंदी क्या कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ना कि आपने ऑपरेशन अब करा लीजिए, अब आपको बच्चे की आवश्यकता नहीं है। तो वही ऑपरेशन यानी कि नसबंदी को क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी याद रखेगा, तो आपको ट्यूबेक्टोमी कहेगा। तो ट्यूबेक्टोमी चूंकि ट्यूब में हुआ था उसमें वहाँ पर फर्टिलाइजेशन याद रखने, यानी कि फीमेल का जो नसबंदी यानी कि मतलब महिलाएं का नसबंदी क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। उसी तरह से पुरुषों का भी नसबंदी होता है, उसको पुरुषों के नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो बेसेक्टोमी कहा जाता है। तो पुरुष का याद रखना है, पुरुष वाला बेसेक्टोमी हो गया, जबकि महिला वाला नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि रक्त में शर्करा के स्तर को, क्या कह रहा है कि रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किससे चलता है, तो अग्नाशय के सेलों के द्वारा पता चलता है, यानी कि पैंक्रियाज के सेल के द्वारा पता चल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि रक्त में आखिर शर्करा होता क्या है। याद रखने यानी कि शुगर, यानी कि इसमें आपको याद रखना है, जब ब्लड में आपका ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज आना शुरू हो गया तो इसका मतलब समझिए कि आप डायबिटीज का क्या हो गया कि आप शिकार हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अग्नाशय के बारे में।
तो अग्नाशय क्या है? एक द्वितीय स्रावी, सबसे बड़ा यह द्वितीय स्रावी ग्रंथि है। और यह ग्रंथि में याद रखिएगा कौन सा ग्रंथि है? तो मिश्रित ग्रंथि है। कौन सा है? तो मिश्रित ग्रंथि है। यानी कि मिश्रित कहने का मतलब है इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि और दोनों तरह का यह कार्य करता है। कौन सा? तो अग्नाशय में। अब अग्नाशय में से याद रखिएगा लैंगरहैंस दीपिका होती है और उसमें से ही 3 सेल का निकलता है, यानी कि अल्फा और बीटा और ये गामा हो गया। तो अल्फा सेल से क्या होता है कि ग्लूकागोन एक हार्मोन्स निकलता है। जो ग्लूकागोन हार्मोन्स क्या करता है कि यही से मतलब शरीर में क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखता है। क्योंकि जो लीवर में हम लोग जब भोजन खाते हैं तो वहाँ पे जाके संचित रहता है। किसके रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। तो वही ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में बदलने का कार्य कौन करता है? तो ग्लूकागोन हार्मोन, जो कि कहाँ से निकलता है? अल्फा सेल से ही निकलता है। और यही हार्मोन्स, अब जरा सोचिए कि यहाँ पे क्या हुआ है कि शर्करा में वृद्धि के कारण ही उसमें अग्नाशय है, यानी कि आपको डायबिटीज हो गया। यानी कि ये ग्लूकागोन हार्मोन से ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं, इसीलिए तो इसमें से क्या हुआ है कि ज़्यादा आपका शरीर में क्या हो गया? शर्करा की मात्रा बढ़ गया, जिसके कारण आपको डायबिटीज हो गया है। अब यहाँ पे बीटा सेल का बात करते हैं। तो बीटा सेल में ही होता है, मतलब क्या होता है? तो आपको यहाँ पे इंसुलिन निकलता है। यही इंसुलिन ही आपको डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि अगर नॉर्मल रूप से अगर इंसुलिन निकल रहा है तो कोई तरह की दिक्कत आपको नहीं होने वाली है शरीर को। लेकिन अगर यहाँ से बीटा सेल से, क्योंकि बीटा सेल क्या करता है? जो इंसुलिन होती है वह मतलब क्या करती है? ग्लूकोज की मात्रा को, यानी कि शर्करा की मात्रा को क्या करती है? कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो अगर बीटा सेल से इंसुलिन अब कम निकलने लगा, तो चूंकि यह खुद एक कम निकल रहा है, तो यह ग्लूकोज की मात्रा को शरीर में कैसे कंट्रोल करेगा? तो जैसे ही यह कंट्रोल करना छोड़ देता है तो ब्लड में क्या होता है कि उसमें ग्लूकोज की मात्रा यानी कि शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। और बढ़ते ही आपको क्या हो जाता है? डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है, जिन्हें हम लोग कहते हैं कि चीनी रोग हो गया है। तो याद रखिएगा, जैसे इंसुलिन कम मात्रा में आपका निकला तो क्या हो गया? आपको इंसुलिन हो गया, यानी मतलब डायबिटीज हो गया आपको। और अधिक मात्रा में यह निकलना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि अधिक मात्रा में अगर इंसुलिन निकलने लगा तो क्या हो जाएगा? तो इंसुलिन अधिक मात्रा में निकलने से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाती है, या हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाती है। और याद रखना है कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो जिंक धातु, यानी कि जस्ता धातु इसमें पाया जाता है। उसी तरह से ब्लड में आयरन धातु पाया जाता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। जबकि क्या होता है कि अथी में दूध में याद रखेगा विटामिन सी और लोहा नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं गामा सेल में। तो गामा सेल से क्या निकलता है? हार्मोन। तो इसमें से सोमैटोस्टैटिन्स हार्मोन्स निकलते हैं, जो शरीर के सभी बने हुए भोज्य पदार्थों को सही तरीका से सुचारू रूप से अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि अग्नाशय के ही सेल में मतलब अल्फा लैंगरहैंस दीपिका होती है, जिसमें से अल्फा और बीटा और गामा यहाँ से सेल होती है। और ये मिश्रित ग्रंथि यानी कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में। अब जबकि यह दूसरा ग्रंथि है आकार के दृष्टि से। अब सबसे बड़ा आकार में कौन सा ग्रंथि है? तो याद रखिएगा कौन सा है? तो लीवर है। तो लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि है। तो याद रखिए यह कैसा ग्रंथि है? तो बाह्यस्रावी ग्रंथि है। कैसा है? बाह्यस्रावी ग्रंथि है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ा कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि है, जो सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब उससे भी बात कर लेते हैं कि सबसे छोटा कौन सा जो अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो याद रखिएगा वह कौन सा है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, वह होता है। उससे भी छोटा याद रखिएगा मनुष्य के एक मस्तिष्क में होता है पीनियल ग्रंथि होता है, जिसको मेलाटोनिन हार्मोन निकालता है। हमने बोला आपको मेलाटोनिन हार्मोन, जो क्या करता है? नींद के लिए उत्तरदायी है। तो पीनियल ग्रंथि, हालांकि सबसे ज़्यादा पीनियल ग्रंथि एक्टिव किस में रहता है? तो छोटे बच्चा में ही रहता है। और पीनियल ग्रंथि का अगर वजन की बात करेंगे तो याद रखिएगा इसका मतलब क्या होगा? 0.1 यानी कि 0.1 मतलब ग्राम का होता है। सोच लीजिए इतना छोटा होता है पीनियल ग्रंथि। हालांकि एग्जाम वगैरह में पीनियल ग्रंथि बहुत कम मिलेगा आप देखने को, मतलब सबसे छोटी ग्रंथि के रूप में। लेकिन आपको ये याद रखना है कि पीनियल ग्रंथि जिसमें से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, जो हमें नींद के लिए जरूरी प्रदान करता है। उसी तरह से अगर आगे बात करेंगे, जबकि एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि मतलब परंपरागत बन गया क्वेश्चन पूछने का तरीका कि सबसे छोटी सी ग्रंथि कौन सा हो गया? तो मतलब वह पीयूष ग्रंथि होगा, जिन्हें मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो ये इस तरह से बन गया। जबकि उससे भी छोटा आपको ये पीनियल ग्रंथि देखने को मिलता है। इसका वजन ही देख लीजिए 0.1 ग्राम होता है, इसका इतना कम होता है इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब एक गिलास पर रखे हुए कार्ड को जब उसको उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा हुआ सिक्का गिलास में ही गिर जाता है। यह किस कारण होता है? तो जड़त्व के नियम के कारण होता है। अब बात कर लेते हैं कि जड़त्व के ऊपर। हालांकि जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया हुआ था। इसलिए इसको याद रख सकते हैं कि गैलीलियो का नियम, और इसको मतलब न्यूटन का प्रथम नियम। उसके बाद में जब गैलीलियो के बाद जिसने खोज किया था तो उसको न्यूटन था, इसलिए उसके न्यूटन का गति का पहला नियम कहा जा सकता है, जड़त्व के ही नियम को। अब बात
बात कर लेते हैं, ये जड़त्व में दो तरह का होता है, एक गति का जड़त्व होता है और एक मतलब क्या होता है कि स्थिर का जड़त्व का नियम होता है। तो ये अब तक ले सिक्का उस पर रखा गया था, तो याद रखेगा वह स्थिर के रूप में अवस्था में था, इसीलिए उसको मतलब स्थिर जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्योंकि जड़त्व का नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गति में ही रहना चाहता है, और जो स्थिर है वह अपना पूर्व अवस्था यानी कि स्थिर में ही रहना चाहता है। इसी के कारण क्या होता है, उस पर मतलब वो अथी पर कार्ड पे मतलब उंगली से कस के मारा गया, तो जो स्थिर था तो वह स्थिर में ही रहना चाहा, इसलिए वह क्या हुआ कि मतलब वह सिक्का उसी में गिलास में गिर गया। उसी तरह से ये मतलब विराम का जड़त्व का नियम का एक और कुछ उदाहरण, जैसे कि आपने देखा होगा कि रजाई को आप डंडा से पीटते हैं तो क्या होता है कि डंडा उसमें तो गति अवस्था में जाता है, उस पर प्रहार करता है, तो प्रहार के पश्चात में क्या होता है कि कर्ण क्या था, पहले स्थिर अवस्था में था, विराम अवस्था में था, तो वह विराम में ही रहना चाहा और उस तरह से वह गति में वो मतलब चादर आ गया, तो क्या हुआ कि धूलकण उससे झड़ जाते हैं। तो ये विराम के जड़त्व के कारण ही होता है। उसी तरह से विराम का जड़त्व के नियम का एक और देख लीजिए, सिंपल सा उदाहरण, जब आप गाड़ियों में बैठे हुए रहते हैं तो गाड़ियों में अगर आप सीट पे मतलब बैठे हुए रहते हैं तो क्या होता है कि आप क्या है कि विराम अवस्था में है, और जैसे ही आप मतलब बैठे हुए गाड़ी एकाएक आगे बढ़ जाती है तो क्या होता है कि गाड़ियाँ तो गति अवस्था में आ गया, लेकिन आप क्या हुआ था, विराम अवस्था में थे, तो आपका नीचे का मतलब सीट से नीचे का पोजीशन क्या होता है कि आपका गति में आ जाता है। तो गति में आने के पश्चात क्या होता है कि ऊपर का विराम के अवस्था में ही रहना चाहता है, तो विराम में ही रहना चाहता है, इसीलिए क्या होता है कि आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। वह किसके कारण होता है, तो विराम के जड़त्व के कारण ही होता है। उसी तरह से अब चलती हुई गाड़ी रहती है, तो चलती हुई गाड़ी में क्या होता है कि आपका भी पूरा शरीर क्या होता है, थोड़ा उसमें बैठे हुए तो आप रहते हैं, लेकिन वह क्या होता है कि गति में आ चुका हुआ रहता है। तो जैसे ही आप क्या होता है कि गाड़ी एकाएक रुकता है, तो जब गाड़ी एकाएक रुकता है तो क्या होता है कि आप देखते होंगे कि अब आगे की ओर चले जाते हैं, क्योंकि जब गाड़ी तो अब विराम अवस्था में आ गया, लेकिन आपका शरीर क्या था, अभी भी गति में अवस्था में ही था। तो जबकि गति में सबसे ऊपर वाला सिर जो था वह मतलब सिर का माना जाता है कि जरूरत में, तो वह गति का जरूरत में था, तो इसके कारण आगे की ओर हम झुक जाते हैं, जिसके पश्चात देखते हैं कि आपका मुंह का नाक ये सब फूट फाट जाता है बढ़िया से एकदम, जिसको रोड एक्सीडेंट में आप ये देखने को घटना मिलेगा। तो वह रोड एक्सीडेंट वगैरह ये सब जो होती है उसमें याद रखने को वह गति का जरूरत के कारण ही है। और जबकि एकाएक गाड़ी चल पड़ी तो आप पीछे की ओर फेंका गए, या फिर बाइक पे तुरंत बैठे गाड़ी वाला आगे बढ़ गया, आप पीछे की ओर फेंका जाते हैं, वह गति में याद रखिएगा विराम के जड़त्व के कारण ही होता है। उसी तरह से अगर बात करते हैं न्यूटन के पहला नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं, और ये सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था, इसलिए गैलीलियो को नियम का भी कहा जाता है। जबकि न्यूटन के पहला नियम से क्या होता है कि बल का परिभाषा मिलता है, जबकि दूसरे मतलब बल का परिभाषा मिलता है, जबकि दूसरा नियम से क्या होता है, बल का व्यंजक यानी कि फॉर्मूला मतलब मिलता है। इस तरह से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पहले परिभाषा किसी चीज़ का दिया जाता है, तब जाके क्या किया जाता है उसका फॉर्मूला निकलता है। और तीसरा जो है कि आपने उसमें नियम देखा है, तो तीसरा वही क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया वाला में आपने, तो इस तरह से ये उस पर था क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जो है चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होता है और पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है, तो 1/6 होता है। क्योंकि चंद्रमा पर क्या होता है कि पृथ्वी की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण कम है, इसीलिए वहाँ पे भार यहाँ देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देते हैं, आपको कुछ भार और द्रव्यमान में कुछ आपको अंतर बता देते हैं। तो ये क्या हो गया कि आपको भार हो गया, और ये क्या हो गया कि द्रव्यमान हो गया। तो भार में क्या होता है, उसका भार बराबर क्या होता है कि mg हो गया, यानी कि स्मॉल जी क्या हो गया, उसका गुरुत्वीय त्वरण ही होता है, जबकि मास उसका एथी हो गया। तो इस तरह से भार याद रखेगा कभी भी बदलते ही रहता है, यहाँ तक कि पृथ्वी के असल तल पर भी आप बदल जाता है, इसका भार याद रखना है। जबकि द्रव्यमान हर जगह एक समान रहता है, चाहे हम चंद्रमा पर भी इसका अगर हम एथी ज्ञात करना चाहेंगे तो वहाँ पर भी रखना है कि द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है। पृथ्वी के अगर एथी में चलेंगे, चाहे वह विषुवत रेखा पे चलिए या पे ध्रुव पे चलिए, मतलब नापने के लिए, तो द्रव्यमान हर जगह समान होगा, चाहे उसके केंद्र पर ही चलकर क्या है नहीं नापिएगा द्रव्यमान, तो वो जस के तस ही मिलेगा। लेकिन भार क्या हो जाएगा कि वह बदलते ही रहता है, चंद्रमा पर कुछ और भार हो जाएगा जबकि पृथ्वी पर कुछ और रहेगा। और पृथ्वी पर ही अगर बात करेंगे हम लोग तो ध्रुव की अगर बात करेंगे या फिर मतलब इसके इसी पर विषुवत रेखा पर, तो वहाँ पर भी भार वही हो जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर, याद रखिए यहाँ पे ये जो कि भार की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी का जो विषुवतीय रेखा होती है, याद रखिएगा यहाँ पर ये पृथ्वी का विषुवतीय रेखा पर,
तो पृथ्वी का जो है कि विषुवतीय रेखा पर, जिन्हें भूमध्य रेखा कहते हैं, इस पर भार क्या हो जाता है कि सबसे कम मतलब न्यूनतम यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी तरह से ध्रुव पे जब चलेंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे, तो भार यहाँ पे क्या होता है कि अधिकतम होता है। तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पर भार अधिकतम होता है, और जबकि मतलब विषुवतीय रेखा पर क्या होती है कि भार सबसे न्यूनतम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि शून्य आखिर कहाँ पे रहता है। तो पृथ्वी के केंद्र पे क्या रहता है कि भार शून्य हो जाता है, किसी भी वस्तु का भार शून्य हो जाता है। अब बात करता है कि जब किसी वस्तु को, याद रखिए क्वेश्चन आता है आपको बार बार, आपको क्वेश्चन यही बार बार मिलता है कि क्या होता है कि पृथ्वी के ध्रुव पर कितना होता है, तो याद रखिएगा उसका मतलब ये केंद्र पर क्या हो जाता है, भार शून्य हो जाता है, जबकि ध्रुव पे अधिकतम रहता है, जबकि ये विषुवत रेखा पर क्या होता है कि न्यूनतम होता है। अब पृथ्वी की अगर गति बढ़ जाती है, तो पृथ्वी को अगर गति को याद रखिएगा हम लोग 17 गुना बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाता है कि विषुवतीय रेखा पर क्या हो जाता है, किसी वस्तु यहाँ पर भार शून्य हो जाता है। अब भार शून्य होता ही क्या हो जाएगा कि सभी वस्तुएं ऊपर की ओर उठने लगेगी। याद रखिएगा वह ऊपर की ओर उड़ जाती है, यानी कि हवा में उड़ जाएगी। इसीलिए उस पृथ्वी की गति को 17 गुना जब बढ़ा देंगे तब। लेकिन याद रखिएगा ध्रुव पर के जो भी वस्तु रहेंगे, ध्रुव पर के, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर के, वह जस के तस रहेंगे, वहां पे उसका भार में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ विषुवतीय रेखा के आसपास वाला वस्तु पर ही आपको दिखाई देगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की अगर गति को और बहुत धीमा कर दिया जाए, अभी जितना 24 घंटा में अथी कर रहा है, वह घूर्णन कर रहा है, तो उसको अगर कम कर दिया जाए, जैसे 20 घंटा का कर दिया जाए, वैसी स्थिति में क्या हो जाता है कि वस्तु का जो भार हो जाएगा वह विषुवतीय रेखा पर अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा था, गति बढ़ने पर उसका भार कम हो जा रहा था। उसी तरह से गति कम होने पर उसका भार अधिक हो जाएगा, किस पर, विषुवतीय रेखा पर। लेकिन ध्रुव पर क्या होगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके जस के तस वहाँ पे ध्रुव का आप उसको भार देखने को मिलेगा। जबकि भार को किससे मापा जाता है, तो कमानीदार जो तुला होता है उससे मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मधुमक्खी के डंक के इलाज कराने के लिए, याद रखिएगा, डंक के इलाज कराने के लिए बेकिंग सोडा का घोल का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग कहते हैं, इसको मतलब खाने वाला सोडा का सोडा कहा जाता है। इसका सूत्र की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सूत्र बेकिंग सोडा का क्या होता है, तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसी का प्रयोग किया जाता है। जबकि मधुमक्खियों के ये क्या है, डंक के बारे में कहा, जिसमें हम लोग क्या रहता है, डंक में क्या रहता है, मतलब फॉर्मिक एसिड रहता है, जिसके कारण हमें जलन महसूस होती है। फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है HCOOH, जिसको मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है। तो इसी का इलाज के लिए क्या किया गया, इस खाने वाला जो सोडा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ वॉशिंग सोडा, जिसको हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा, यानी कि धोने वाला सोडा। उसको सूत्र क्या होता है, तो धोने वाला सोडा के सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और 10H2O, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 10H2O, यानी कि 10 जल। यानी कि वैसे में भी कपड़ा धोने के लिए आपको क्या चाहिए, जल चाहिए ही चाहिए, समझे। हवा में तो आप कपड़ा धो नहीं सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा जल चाहिए। तो यहाँ से आप बना सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट क्या है, यह धोने वाला सोडा है, यानी कि वॉशिंग सोडा है। उसी तरह से एक कास्टिक सोडा भी होता है। तो कास्टिक सोडा कहने का मतलब सोडा मतलब सोडियम हो गया, कास्टिक सोडा, यानी कि कास्टिक सोडा का सूत्र होता है, याद रखिएगा NaOH होता है। और एक कास्टिक पोटास होता है, तो कास्टिक पोटास मतलब कैल्शियम पोटेशियम के बारे में कह रहा है, यानी कि KOH किया कास्टिक पोटास कहा जाता है। उसी तरह से अगर जिप्सम की हम लोग बात करेंगे, तो जिप्सम का क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, ये क्या हो गया आपको कैल्शियम जिप्सम का सूत्र हो जाता है। इसको हाफ H2O कर देते हैं, तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। उसी तरह से हंसने वाला गैस की अगर बात करेंगे, तो सोडियम नाइट्रस ऑक्साइड कहलाता है N2O, ये क्या हो गया हंसने वाले गैस है, जिससे हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से अगर रोने वाला गैस की बात करेंगे, तो क्लोरोपिक्रिन गैस या एसिटोफिनोन कहा जाता है। उसका सूत्र अगर बात करेंगे, तो सूत्र क्या होता है, तो CCl2 मतलब इसका CCl3 और NO2, यही होता है उसका रोने वाला गैस का सूत्र, यानी कि आंसू गैस का सूत्र होता है। यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन ट्राइक्लोराइड और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो ये आंसू गैस का निर्माण हो जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं जल गैस को, तो जल गैस कह सकते हैं या फिर भाप अंगार गैस। तो उसका सूत्र क्या होता है, CO+H2, क्योंकि जल में हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होता है, जल की मात्रा अधिक होती है। इस तरह से आप ऐसे भी ट्रिक में भी आ सकते हैं, इसको जल गैस कहते हैं, यानी कि वाटर गैस
यानी कि या इसको भाप अंगार गैस के भी नाम से जाना जाता है, CO+H2, CO+H2। एक होता है कि वायु अंगार गैस, याद रखिएगा क्या हमने बोला, वायु अंगार गैस, या फिर उसको प्रोड्यूसर गैस भी कहा जाता है। तो उसका सूत्र होता है CO+N2, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, तो इसके कारण ही उसको याद रख सकते हैं CO+N2। अब आपको याद रखा होगा कि इसमें से दोनों तो समान ही हैं, दोनों तरफ से थी में है, इसमें सबसे ज़्यादा उष्मीयमान किसका होता है, तो उष्मीयमान याद रखिएगा वायु अंगार गैस से ज़्यादा होती है, भाप अंगार गैस का होता है, क्योंकि ऐसे में भी आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ बार बार देखिए ऑक्सीजन लिखा जा रहा है, यानी कि H2, यानी कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का उष्मीयमान सबसे अधिक उच्च होता है, तो इसलिए क्या होता है कि यही होता है। तो आपका जल गैस यानी कि वाटर वायु अंगार गैस से ज़्यादा उष्मीयमान इसका होता है। आखिर ये उष्मीयमान कहलाता का है, 1 ग्राम कोई वस्तु जब जलता है तो जलने के पश्चात जितना हमें ऊष्मा देता है वही उस वस्तु का मान कहलाता है। जबकि एक प्रज्वलन ताप होता है किसी भी, तो वह निम्न ताप, जिस ताप पर वह किसी मतलब कोई ईंधन जलना शुरू हो जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रज्वलन ताप के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं तो मक्खी वाला ये मधुमक्खी की बात कहा गया। तो मधुमक्खी जो होता है जब उसमें छाता के रूप में रहता है, तो जो रानी एक मक्खी होती है वही क्या करती है, वह रानी मतलब उसका मतलब रानी ही रहती है, उसको मक्खी को करती है। और उसमें लगभग माना जाता है कि 1500 रानी एक दिन में कितने अंडा देती है, तो 1500 लगभग अंडे देती है। और उसमें जितने सारे चारों तरफ से घिरे हुए रहते हैं वो सब सभी के सभी पुरुष ही होते हैं। और जबकि अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ सोडा वगैरह में याद रखना है, तो हमने आपको लगभग जितना था इसे सोडा से जुड़ा हुआ हमने आपको बता दिया। उसके और चीज़ फार्मूला वगैरह हम लोग देख लेते हैं। जैसे फार्मूला में हम लोग देखेंगे तो हम लोग का नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, यानी कि ये खाने वाला नमक हो गया। नमक का यह सूत्र होता है साधारण नमक। इसमें याद रखिएगा उसमें आयोडीन युक्त क्या मिला दिया जाता है, तो पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया जाता है, यानी कि पोटेशियम और आयोडीन युक्त जब यही मिल जाता है तो क्या हो जाता है कि आयोडीन युक्त नमक हो जाता है। और सिर्फ नमक अगर ले लिए तो उसमें सिर्फ NaCl रहेगा, जो कि अगर इसमें आयोडीन की कमी हो जाती है जिसके कारण हमें घेंगा रोग हो जाता है। ये आपको यहाँ से कुछ याद रखना होगा। उसी तरह से मतलब थी सुक्रोज का, यानी कि चीनी का फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा C12 और H22 और O11, यानी कि ऑक्सीजन 11, तो मतलब CHO जिसको कहा जाता है कि कहो 12 22 11, तो ये चीनी का फार्मूला हो गया। उसी तरह से हम लोग ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6 होता है, तो ये ग्लूकोज का भी सूत्र होता है। साथ ही साथ किसका होता है, तो फ्रक्टोज का भी सूत्र होता है। और जबकि मीठापन एहसास कराने के लिए कौन सा होता है, तो फ्रक्टोज, याद रखना है कौन सा, फ्रक्टोज ही हमें मीठा का एहसास दिलाता है। और याद रखना है जबकि मतलब ये जो फलों को में मीठा का एहसास ये फ्रक्टोज के कारण ही होता है। और याद रखना है कि आपको शरीर में जबकि ग्लूकोज बढ़ जाता है तो मधुमेह रोग वहाँ पे आपको हो जाता है। तो इस तरह से हमारा और भी आगे का साइंस का डिस्कशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स पे बने रहे और चैनल्स को मतलब सपोर्ट कीजिए। आपका ही चैनल्स है, आपको इसमें यूट्यूब फैमिली को अपना बढ़ाइए, इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखें इसको लाइक ज़रूर करना और अपना अपना ओपिनियन अपना बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। मतलब और भी मेरा इससे जुड़ा हुआ और भी कुछ जीके वगैरह का भी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, साइंस का भी है वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको जब हमको ड्यूटी के बाद में समय मिलेगा आपको इस तरह से हम वीडियो मतलब हमेशा आपको डालते रहेंगे। चलिए अब चलते हैं, आपको जय हिंद। हाँ, एक चीज़ और आपको बताना है कि आप लोग तो बहुत मतलब व्यूज़ तो बहुत आ जाते हैं इस पर, लेकिन मतलब एक चीज़ देखते हैं कि आपका कमेंट नहीं आता है। तो आप कमेंट ज़रूर से ज़रूर कोशिश करें कि कुछ ना कुछ करने का। आप मतलब अगर अच्छा लगा हो तो उसके बारे में, या बुरा ही सही जो भी है अपना ओपिनियन उसमें ज़रूर दीजिए, जिससे मतलब मेरा हिम्मत बढ़ेगा और हम और आगे का आपका वीडियो इस तरह से मतलब जारी रखेंगे।